नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम 27 मई, 28 मई और 29 मई की शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं। और जिसने भी मेरी पिछली वीडियो 25 मई और 26 मई की शिफ्ट देखी होंगी तो आपका अगर आज पेपर होगा तो आपको पता चला होगा जीके के अगर 20 क्वेश्चन आए तो उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन एग्जैक्ट जो मैंने फैक्ट बताए हैं, अदर फैक्ट जो अलग से बताए ना, उसमें से ही आए। आप देखोगे कल की वीडियो से मैच करना, आज और जीके और साइंस में आपको लगभग वही क्वेश्चन मिले हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन मिले हैं। तो जिसने कल की वीडियो देखी है वो आज देखना कि आपका पेपर कल की वीडियो में से ही रखा आया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन शिफ्टों को। तो चलिए पहली शिफ्ट लेते हैं हम 27 मई की। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो जरूर ध्यान रखना। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये है हमारा मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। अब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। अगली शिफ्ट में आपको इसी में से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो मणिपुर में सिरोही है। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ ये भी कहाँ पर है? ये भी कहां पर है? ये भी है हमारा मणिपुर में। अब हम असम के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। असम में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। अगर आपका पेपर अगली किसी भी शिफ्ट में है तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। असम में कौन सा है? तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ शखावा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहां है? असम में है। अब हम झारखंड में देखते हैं। झारखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? क्योंकि वो एक टॉपिक पकड़ रहा है और उसी से क्वेश्चन लगातार देते हुए जा रहा है, तो हम जो भी पूछ रहे हैं उसके सारा निचोड़ ले लेते हैं, बाल की खाल निकाल देते हैं। झारखंड में कौन सा है? बेतला और हजारीबाग। ये कहां पर है? ये है झारखंड में। तो झारखंड में बेतला और हजारीबाग। अब हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे गए हैं। राजस्थान, रणथंबोर, राजस्थान रणथंबोर ये कहां पर है? ये भी राजस्थान में। केवला देव ये भी कहां पर है? ये भी है राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां पर है? ये भी है राजस्थान में। और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां पर है? ये भी है राजस्थान में। और गुजरात में कौन सा है? गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अगली शिफ्ट में आने वाला है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने अभी तक क्या देखा? असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रूगढ़। मणिपुर में उसने एक सिरोही पूछ लिया, दूसरा है कीबुल लामजाओ। झारखंड में कौन सा है? बेतला और हजारीबाग। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान ये लिखे हैं। और राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में। और न्योरा बेली राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो आपको इतने पॉइंट याद रखना है। जम्मू कश्मीर के और देख लीजिए ताकि क्वेश्चन छूटे ही ना हमारा। जम्मू कश्मीर में मैं बोल के बता दे रहा हूं। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम और किश्तवाड़ और सलीम अली ये जम्मू कश्मीर में है। अधिकतर राष्ट्रीय उद्यान हमने डिस्कस कर लिए। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अब कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। इस शिफ्ट का यही फायदा है एनालिसिस का कि अगली शिफ्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। कैंसर में क्या होती है? चीरा फाड़ी। तो 4 फरवरी ये हो गया हमारा विश्व कैंसर दिवस। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस
जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। 22 मार्च को, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और है विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है आपको 8 मार्च को। तो ये देख लीजिए जरा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जल दिवस 22 मार्च, विश्व वन दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। और प्रवासी भारतीय भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य कौन से राज्य का है? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको जब मैं पढ़ा रहा था दोस्तों। ये क्वेश्चन आप जरा देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया, ये सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, जब मैं पिछली शिफ्ट में राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन आया था उसी में से रखा आया है। और दिवस वाला, और ये छऊ नृत्य, मैंने बहुत सारे नृत्य बताए थे। और अगली शिफ्ट में जो नृत्य आने वाले हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। अब हम बहुत सारे नृत्य डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश से उठाते हैं हम। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला और बेदी नाटकम। ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश पूछेगा वो, और एक असम से बहुत पूछ रहा है वो। असम के देख लीजिए आप, असम बिहू, बिछुआ, इंपॉर्टेंट है ये, खेल गोपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बागुरुम्बा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बागुरुम्बा। और इसके बाद नागा नृत्य। तो ये हो गए आपके असम के नृत्य। अब हम यूपी के देख लेते हैं। यूपी के नौटंकी और रासलीला। पश्चिम बंगाल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काठी, पश्चिम बंगाल का काठी और छाऊ। और ये जो छाऊ नृत्य है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में दोनों जगह किया जाता है। और लकड़ी का मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है, यह है काठी। और देख लीजिए बिहार के, देख लीजिए बिहार, इसमें से ही क्वेश्चन रखा मिलने वाला है, याद रखना। बिहार का विदेशिया, जट जाटिन, ये कहाँ का है? ये भी है आपका बिहार का है। और केरल का ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम, कथकली, ये केरल का है। कथकली ये है केरल का। कथक ये कहाँ का है? ये है यूपी का। उत्तर प्रदेश का है कथक। और सत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का। तो देख लीजिए जरा आप, यूपी का नौटंकी, रासलीला। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो ये छऊ नृत्य कौन से राज्य का है? उड़ीसा में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। सतपुड़ा मेकाल पर्वत के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो ये धार नहीं आता। और धार में ही सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या पाई जाती है संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए। बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? तो बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं। धार में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। चेराब नृत्य, ये चेराब नृत्य कहाँ का है? चेराब नृत्य है आपके मणिपुर का, मिजोरम का। तो आपने ये देखा कि हर शिफ्ट में नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको पिछली स्लाइड बताई है वो बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर आऊंगा कि जो नृत्य है एक सेपरेट पूरी वीडियो नृत्य की, मंदिर पूछा जा रहा है पूरी मंदिरों की वीडियो, इस तरीके से। जैसे कि हिंदी में समास की वीडियो और टेंस की वीडियो, वन वर्ड, मिस स्पेल्ड, ये सब वीडियो टॉपिक वाइज लेकर आने वाला हूं। आप देखना मेरे चैनल पर वो WHO ये ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो भी बिल्कुल सेपरेट डली है, उसके भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो इसलिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।
चेराब नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया आपके नृत्य का। तो हर शिफ्ट में नृत्य के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं इन सब पर सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं। नृत्य की जितने भी बन सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को, भारत रत्न, जितने भी सेपरेट टॉपिक बन सकते हैं, चाहे हिंदी में आपका समाज हो, अलंकार हो, इंग्लिश में मिसस्पेल्ड, वन वर्ड, PQRS की मैं कल ही वीडियो इस पर डालने वाला हूं, और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ये सब वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी वीडियो डालें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहां से आपको टॉपिक वाइज वीडियो सारी मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला? तो भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला 2019 में। अब हम भारत रत्न को डिस्कस कर लेते हैं कि कब कितने लोगों को भारत रत्न मिला है। तो देखिए सबसे पहले हम उठाते हैं 1954 से, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो याद रखना 1954 से स्टार्टिंग हुई और इस टाइम 3 लोगों को मिला। 3 लोग कौन कौन से थे? सबसे पहले किसे मिला? तो सर्वपल्ली, सबसे पहले राधा कृष्ण, इनके नाम में भी सबसे पहले आ रहा है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 में मिला। साथ में सी राजगोपालाचारी, इनको मिला, और एक व्यक्ति और सी भी रमन, तो इनको 1954 में मिला। 1955 में किसको मिला? 1955 में मिला जवाहरलाल नेहरू, 1955। 1962 में किसे मिला? 1962 में मिला राजेंद्र प्रसाद को, 1962 में मिला राजेंद्र प्रसाद को। 1971 में किसको मिला? 1971 में इंदिरा गांधी, ये 1971 में मिला। अब 1971 के बाद अगर हम चलते हैं तो 1990 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1990 में किसे मिला? तो ये भारत के बाहर के आदमी नेल्सन मंडेला। और साथ में 1990 में ही किसे मिला? भीमराव अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर को। इन्हें कब मिला? 1990 में मिला। और 1997 में APJ अब्दुल कलाम। और ये रहा आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? सचिन तेंदुलकर को तो ये मिला है आपका 2014 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला है? 2014 में। आपको याद रखना है सबसे पहले भारत रत्न 1954 सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी, CV रमन। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखोगे आप, जितनी भी उठा लो। पिछली ही जब मैंने एनालिसिस करवाया था उसमें भी बताया था, ये भूपेन हजारिका। 1955 जवाहरलाल नेहरू, 1962 राजेंद्र प्रसाद, 1971 इंदिरा गांधी और 1997 ये लिखा है आपके सामने। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। और इसकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। जितने भी मुख्यालय हैं सारे मुख्यालयों की सेपरेट वीडियो, कितने सदस्य हैं, कौन इसका मेंबर है, कितने सदस्य देश, कहाँ मुख्यालय, कहाँ इसकी बैठक हुई, तो ये सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी 12 बजे तक। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? 5। संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से। संविधान से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं और हर शिफ्ट में किस देश से क्या लिया गया है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। सब डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले उठाते हैं हम ब्रिटेन को। ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में है अंग्रेज और अंग्रेजों ने शासन किया था भारत पर। तो देखिए ब्रिटेन से क्या लिया है? इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है कि हम भारत के नागरिक, तो ये एक ही नागरिकता मिलती है भारत की। ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश के हो तो हम मध्य प्रदेश के नागरिक की मध्य प्रदेश की भी मिल जाए और भारत की भी, ऐसा नहीं। इकहरी भारत की ही अकेली मिलेगी। इकहरी नागरिकता का प्रावधान, विधि का शासन और संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद और मंत्री परिषद। ये कहां से लिए हमने? मंत्री परिषद ये लिए हमने ब्रिटेन से। अब उठाते हैं हम अमेरिका से क्या लिया है। तो अब अमेरिका पर चलते हैं। तो अमेरिका पर जरा देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति अगर ब्रिटेन से ले लिया तो
उपराष्ट्रपति ऐसा ही लिखा था अमेरिका, तो ये हटा दोगे तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया ये भी कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि किस आर्टिकल में है? 61 में है, ये भी कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका से लिया है। अब चलते हैं हम दक्षिण अफ्रीका की ओर कि दक्षिण अफ्रीका से क्या ले आए? तो दक्षिण अफ्रीका से ले आए हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 और भाग 20, ये संविधान संशोधन। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से लिया है इमरजेंसी, आपातकाल। ये कहाँ से लिया है? जर्मनी से। अब पहुंचते हैं हम कहाँ पर? जगह है कनाडा। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से लिया है राज्यपाल की नियुक्ति। ये कहाँ से ली है हमने? राज्यपाल की नियुक्ति। ये कहाँ से ली है हमने? कनाडा से ली है। अब सोवियत संघ पर चलते हैं, तो सोवियत संघ से लिया है हमने मौलिक कर्तव्य। सोवियत संघ से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है। अब चलते हैं हम भाग 4 का 51 का में है। क्या? मौलिक कर्तव्य। यहां से हमने जर्मनी से भी ले लिया, ब्रिटेन से भी ले लिया, अमेरिका से भी ले लिया, दक्षिण अफ्रीका से भी ले लिया। बचा क्या? आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया है? आयरलैंड से लिया है हमने नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग किस में है, ये आप कमेंट करके बताना कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग किस में है। मैं बता देता हूं, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। इतना आपको याद रखना है। इस स्लाइड से नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बनने वाला है। एक क्वेश्चन और इसमें लिख लेना, मूल कर्तव्य हमने मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से ले ले, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से ले ले, अमेरिका से मौलिक कर्तव्य भी लिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ये याद रखना, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ये पश्चिम की ओर बहती हैं, और जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि रिफ्ट वैली में कौन बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करता? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। तो इनसे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। शार्क के वर्तमान महासचिव हर शिफ्ट में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन। इसकी सेपरेट वीडियो आपको 11 से 12 बजे के समथिंग मिल जाएगी। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 25। फिर संविधान से क्वेश्चन आ गया, कर लेते हैं इसको डिस्कस। जो इंपॉर्टेंट भाग हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले भाग 1। भाग 1 ये मैंने आपको कल ही बताया था, ये वाला क्वेश्चन कल की ही शिफ्ट में, और आज ये आ गया। भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। अब जरा देखना, भाग 5, 6, 7, भाग 7 हटा दिया गया है, तो भाग 8, फिर भाग 9 और भाग 10। इन्हें कैसे याद रहे? सबसे पहले संघ मतलब केंद्र, तो संघ के बारे में बताया गया है भाग में कि संघ में किस तरीके से, केंद्र में किस तरीके से शासन किया जाए। फिर संघ से नीचे राज्य, तो राज्य में किस तरीके से शासन किया जाए, ये भाग 6 में। भाग 7 तो हटा दिया गया। भाग 8 में संघ, संघ के बाद राज्य, राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश। घटता हुआ क्रम आ रहा है, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। केंद्र शासित प्रदेश में ये आ गया। और भाग 9, फिर केंद्र शासित प्रदेश से नीचे क्या रख देंगे हम? पंचायत।
तो पंचायत के बारे में भाग 9 में बताया गया है और 9 का में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। अब पंचायत से नीचे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में भाग 10 में बताया गया है और भाग 18 में क्या बताया है ये आप कमेंट कर देना। मैंने पिछली ही वीडियो में बताया है आपको भाग 18 में क्या बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदिर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। मंदिर की भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर हो सकता है आपको कल ही दे दूं या आज ही दे दूं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपने नंबर पक्के कर सको हर शिफ्ट में, क्योंकि आप देखोगे पिछली पुरानी शिफ्टों से ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? यह है बैगई नदी के किनारे। अब कुछ मंदिर डिस्कस कर लेते हैं। कामाख्या मंदिर कहां पर है? कामाख्या मंदिर कहां पर है? कामाख्या मंदिर है आपका असम में। केदारनाथ, बद्रीनाथ ये कहां पर है? यह है आपका उत्तराखंड में। ये मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड में। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, कलिंग शैली लिंगराज मंदिर ये कहां पर है? ये है आपके उड़ीसा में। ये है आपके उड़ीसा में। द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? द्वारकाधीश, द्वारकाधीश मंदिर है गुजरात में। सबरीमाला टेम्पल कहां पर है? यह आपका केरल में। लेकिन तमिलनाडु से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो तमिलनाडु के आप जरा देखिए। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में। ऐरातेश्वर मंदिर कहां पर है? ऐरातेश्वर मंदिर, ऐरातेश्वर मंदिर भी आपका कहां है? तमिलनाडु में है। कांचीपुरम मंदिर, कांचीपुरम यह भी तमिलनाडु में है। कांचीपुरम मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में है। और रामेश्वर, रामेश्वरम ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है, ये है तमिलनाडु के। 2 मंदिर और बस, लक्ष्मी नारायण मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर और अक्षरधाम मंदिर ये कहां पर है? ये है दिल्ली में। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है? दिल्ली में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इससे क्वेश्चन बन गया है, अगली शिफ्ट में बना है, लेकिन मैंने ये पिछली शिफ्ट में बता दिया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर से आप देखोगे कि अगली शिफ्ट में जो मैं डिस्कस कराऊंगा ये लिंगराज मंदिर से भी क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधी भाषा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन अब क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता हूं आपको। संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है 14, और अब कितनी हो गई? 22। तो कितनी भाषाएं बढ़ गई हैं? 14 से 22, 8। अब ये 8 भाषाएं कब कब बढ़ी, किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ी, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी उसने पूछ लिया 21वां संविधान संशोधन 1967 से क्वेश्चन, और इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब वो एक तो हो गई सिंधी, फिर जोड़ी जाएंगी 3 भाषाएं और फिर जोड़ी जाएंगी 4 भाषाएं। तो अब वो पूछेगा इन 3 भाषाओं और इन 4 भाषाओं से क्वेश्चन, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वो 3 भाषाएं कौन सी हैं? 71वां संविधान संशोधन, ये याद रखना है। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में, और एक 92वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2003 में। तो इसके तहत 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। आप नमक से याद रख लेना, ना प्लस मा प्लस का, ये कितनी? 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब ये कौन कौन सी हैं देखिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी,
ये गोवा में बोली जाती है, तो ये भाषाएं जोड़ी गई। तो 3 ये हो गई, 1 + 3, अब बची 4। तो ये 92वां संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ तब ये भाषाएं जोड़ी गई। 4 कौन कौन सी हैं? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, तो ये 4 भाषाएं ये हो गई। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन अब इस स्लाइड में से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। अब ये तो पूछ लिया, अब जितने भी समाधि स्थल हैं उन्हें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली शिफ्ट में रखा रखाया मिल जाएगा। तो शांतिवन सॉरी शांतिवन पर किसकी समाधि है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की है। विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। एकता स्थल, एकता स्थल पर एकता किससे आती है? ज्ञान हो तो ज्ञानी जैल सिंह। और समता स्थल जगजीवन राम। और इंदिरा जी की समाधि कहां पर है? इंदिरा जी की समाधि कहां पर है? तो शक्ति स्थल, शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल पर किसकी है? इंदिरा गांधी। और अभय घाट, अभय घाट पर किसकी है? मोरारजी देसाई। अब कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा आप बता दोगे कि ये समाधियां हैं और टिक करके आ जाना। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप सबको पता होगा, भीमराव अंबेडकर जी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947। कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। फिर त्योहार से क्वेश्चन आ गया, चैत्रोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ गया, आप देख रहे हो उसने सिलेक्टेड टॉपिक पकड़ के रखे हुए हैं, और वो सब सिलेक्टेड टॉपिक की वीडियो आपके मोबाइल में होगी, मतलब मेरे चैनल पर होगी। इसलिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो टॉपिक मैं सारे लेकर आने वाला हूं। अवोगाद्रो स्थिरांक की पूछा है तो ये होता है 6.022 × 10⁻, ये 23 है। 10 की घात 23, 10⁻23, ये होता है 6.022 × 10⁻23। अब वो क्या पूछ सकता है? अब वो पूछ सकता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल बताओ आप। अब वो पूछता है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बताओ। ये दोनों क्वेश्चन पूछा, तो गुरुत्वीय त्वरण में आप लिखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा? और प्रोटॉन पर आवेश क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन पर होगा इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 × 10 की घात -19 कूलम, और प्रोटॉन पर क्या होगा? प्लस और 1.6 सेम टू सेम × 10 की घात -19 कूलम। सिर्फ माइनस की जगह जहां जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये पाचन सहायक के रूप में होता है। और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम कौन निकालता है? पैनक्रियाज अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। अग्नाशय से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछला क्वेश्चन क्या था अग्नाशय से कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा नहीं निकालता है? तो मैंने आपको उससे भी पिछली वीडियो में बताया था, जब ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया था, कि ये चीज आप रट लेना कि अग्नाशय कैसी है। अग्नाशय से जितने भी क्वेश्चन है, देखिए अग्नाशय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करते हैं हम। ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? जो हार्मोन भी निकाले और एंजाइम भी निकाले। तो अब ये मिश्रित है तो ये हार्मोन कौन सा निकालेगी और एंजाइम कौन सा निकालेगी? तो ये देख लीजिए, हार्मोन निकालती है ये इंसुलिन हार्मोन।
इंसुलिन हार्मोन। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये मैंने बताया भी था आपको कि ये क्वेश्चन आएगा, और एक और क्वेश्चन बताया था मैंने कि ये भी आएगा। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन, ये हार्मोन निकाल रही है। अब एंजाइम कौन से निकालती है, तो मैंने बताया था TAL, ताल, ये याद रखना। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। देखिए ट्रिप्सिन करता है किसका पाचन, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का, एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज करेगा फैट का। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन तीनों का डाइजेस्ट करता है कौन, ये TAL, ताल, अग्नाशय द्वारा। इसलिए अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं उन्हें पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये सबको पचा डालता है। और इससे हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो हार्मोन निकालती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालती है। इन दोनों का मिक्सचर जो दोनों निकाले उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। संचारी रोग कौन सा है, तो मलेरिया और एड्स, ये क्या है, ये है संचारी रोग। संचारी रोग कौन से हैं, मलेरिया और एड्स। एड्स वायरस के कारण होता है, और संचारी रोग मतलब कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो वायरस के कारण फैले, वायरस के कारण फैले। जैसे कि सर्दी जुकाम हुआ है आपका, ये भी क्या होता है, वायरस के कारण। ये कम्युनिकेबल डिसीज है जो बैक्टीरिया के कारण फैले। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण फैले, जीवाणु के, जैसे कि क्षय रोग, ये जीवाणु के कारण मैं बता ही देता हूं क्या क्या होता है। क्षय रोग, और टीबी हो गया आपका, डिप्थीरिया, निमोनिया, प्लेग, ये क्या होता है, जीवाणु के कारण फैलने वाले। तो कम्युनिकेबल डिसीज वो होते हैं जो वायरस के कारण फैले, बैक्टीरिया के कारण फैले, या फिर फंगस के कारण फैले, फंगस के कारण फैले। तो ये होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो कौन कर देता है, अम्ल। अम्ल लाल को नीला कर देगा, वहीं क्षार नीले को लाल कर देगा। तो फिर उदासीन क्या करेगा, तो ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। अम्ल, क्षार, लवण किस बेस पर हम डिसाइड करते हैं, चलिए हम समझते हैं जरा। इसको देखिए, और यहां से एक नंबर आप पक्का कर लीजिए, 2 नंबर, क्योंकि ये आएंगे आपके क्वेश्चन। देखिए ये एक रहता है ये आपका स्केल। स्केल कैसा बना है, डबल से बनाना पड़ेगा। ये स्केल बनाते हैं हम, देखिए ये है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल, तो ये है क्या, पीएच स्केल। तो पीएच का फुल फॉर्म पूछ लेगा वो कि पीएच स्केल में पीएच का फुल फॉर्म क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन याद रखना है यहाँ पर, हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, H+, हाइड्रोजन याद रखना है। अब पीएच स्केल की खोज किसने की, दूसरा क्वेश्चन, तो ये किया सोरेनसन ने। पीएच स्केल की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, तो 0 से 14 तक रहती है। तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए यहां 0 से स्टार्ट होगा, बीच में कट लगा दो 7, और फिर चला गया 14। तो जो 7 पर बैठा है, जैसे कि NaCl, इसका पीएच मान क्या होता है, NaCl क्या है, लवण, और इसका लवण मतलब उदासीन, और इसका पीएच मान क्या होता है 7। तो ये हो गया। अब जो 7 से नीचे है वो क्या हो गया, अम्ल। जो जितना नीचे आ जाएगा उतना ही प्रबल अम्ल होता चला जाएगा, जैसे कि HCl, H2SO4, ये प्रबल अम्ल है। 7 से ऊपर जाता जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्षार होता चला जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर किसी भी व्यक्ति, किसी मनुष्य के पीएच मान में अगर 0.2% भी अगर परिवर्तन हो गया, घट या बढ़ गया, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कुछ पीएच मान जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान क्या होता है, 2.4 होता है। शराब का पीएच मान क्या होता है, शराब जो चीज है बिल्कुल खराब, इसका पीएच मान होता है 2.8। 2.8, 2 बोतल
और 8 लोग शामिल, तो 2.8 ऐसे याद रख लेना। दूध का पीएच मान, दूध पी सकते हो, शराब चीजें खराब, लेकिन दूध अगर पियोगे तो आप क्या मारोगे, छक्का चौका मारोगे। तो दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.4 होता है। और समुद्र का पीएच मान क्या होता है, 8.5 होता है। तो समुद्र का पीएच मान क्या होता है, 8.5। वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 5.5 से 6, और 5.5 से नीचे जैसे ही पीएच मान हुआ तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। चाय का पीएच मान होगा 5.5 और कॉफी का होगा 5। तो ये पीएच मान आपको याद रखना। 28 मई शिफ्ट 2 के साथ स्टार्ट करते हैं हम। मैं भी ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको भी रात भर जग के पढ़ना है। जमाना क्या सोचेगा, जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों पर हंसता है। तो 4 लोग क्या कहेंगे उसकी बिल्कुल परवाह मत करना कि रिश्तेदार क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे या 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग सिर्फ यही कहते हैं, अगर आप सक्सेस हो गए तो बोलेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, और अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो वो फिर से बोलेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, आप तो वैसे ही बाहर रख रहे हो। लड़का पढ़ लिख नहीं सकता, उसके जो लक्षण रहते हैं ना वो हमें पहले ही दिख गए थे। तो जमाने की परवाह नहीं करना है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करना है। अपने माँ बाप की आंखों में झांक कर एक बार वो झुर्रियाँ देख लेना, जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी लगा दी। तो इसलिए बिल्कुल ना रात देखना ना दिन देखना, इस बार वर्दी लेना ही लेना है। चलिए 28 मई शिफ्ट 2 एनालिसिस करते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था 26 मई को, इसकी डेट मैंने लिखवाई थी। उस समय मैंने बोला था कि इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, और आज भी मैं बोल रहा हूं कि एक ना एक शिफ्ट में आपको ये डेट मिलने वाली है। देखिए गठन कब हुआ, गठन कब हुआ 1927, ठीक है। भारत कब आया 1928, लेकिन इसने रिपोर्ट कब पेश की 1930। तो ये तीनों डेट याद रखना है। रिपोर्ट कब पेश की 1930। साइमन कमीशन का सा उठा लो, सा से साइमन, सा से 1927, सा से 27 में गठन, सा से 7 सदस्य, कितने सदस्य 7 सदस्य, और सा से ही साइमन इसके अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपको याद रखना है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाला लाजपत राय जी ने। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने की। द्वैध शासन प्रणाली होती क्या है? जब दो शासक एक सत्ता का संचालन करते हैं, जब 2 राजा या 2 शासक जो भी मिलकर हैं वो एक ही सत्ता को चलाएं तो उसे द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। पहले क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, मैं पूरा समझा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इन स्लाइडों में से ही क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आप ये समझना, ये मत देखना आप बिल्कुल कि वीडियो लंबी हो रही है। वीडियो लंबी हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो सारे पॉइंट मिल रहे हैं जो इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं। और उसने ये पकड़ लिया, आप देख सकते हो सेम टू सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो। मैंने 26 मई में कराया सेम टू सेम क्वेश्चन। उसमें ये नहीं पूछा था, लेकिन मैंने बोला था कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। गवर्नर कहाँ का है, कैसे हुई थी, किस युद्ध में हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, और उन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो हम इसलिए पूरा कर रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या 1764 में एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, अब यही पूछ लेगा वो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर कहां पर है? बिहार में। तो इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की तरफ से थे, मैं बना देता हूं, अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो, और भारत की तरफ से मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ये लड़ाई हो रही है दोस्तों इन दोनों के बीच। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और मीर कासिम। अब जरा आप सोचिए कौन जिताओगे आप। एक तरफ हेक्टर मुनरो जो कि अकेला, अंग्रेज मतलब नाम मात्र के थे उस समय, और एक तरफ पूरी मुगल सेना, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, तीनों की सेना एकजुट हो गई। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध 15 मिनट में समाप्त कर दिया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। इन तीनों की सेना को हरा दिया।
अब जब मुगल बादशाह हार गए, बंगाल के नवाब हार गए, तो भारत के लोग समझ चुके थे कि अब ये अंग्रेज शक्ति हमारे ऊपर राज करने वाली है। हुआ क्या, इनको हरा दिया। कब हराया? 1764 में। अब क्लाइव साहब कहां पर बैठे थे? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन से भेजा गया क्लाइव को ब्रिटेन से भेजा गया कि आप जाओ, भारत जाओ और वहां पर आप द्वैध शासन प्रणाली तो शुरू करना ही करना, साथ में आप इलाहाबाद की संधि भी करना। 1765 हमारे भारत को दोस्तों देखना जरा, अंग्रेजों ने क्या क्या किया। 1765 में इन्होंने इलाहाबाद की संधि की। 1765 में इलाहाबाद की संधि की। 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इसमें कहा कि अब जो है वो द्वैध शासन प्रणाली होगी। कैसी? कि जो राजा है ना वो सिर्फ राजा नाम का ही रहेगा, आप प्रजा में आपका वजूद रहेगा, पद रहेगा कि हाँ हम राजा हैं, हाँ हम राजा हैं, लेकिन जो भी पैसा मैसा है ना वो सब अंग्रेजों के पास जाएगा। जो भी वहाँ का गवर्नर है उसके पास जाएगा। जो भी विदेशी शक्ति हैं वो सारी की सारी अंग्रेजों ने कैप्चर कर ली। तो एक तरफ जो विदेशी शक्ति थी कर, वो अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया एक ही राज का, और दूसरी तरफ राजा है। तो ये क्या हो गया? दो शासन कर रहे हैं एक राज पे। तो ये हो गया द्वैध शासन प्रणाली। तो 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। और द्वैध शासन प्रणाली का अंत कब हुआ था ये पूछा जाएगा, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय इसका अंत हुआ था। भारत का चीनी उद्योग में कौन सा स्थान है? तो यह है प्रथम स्थान। अब हम कुछ भारत के राज्यों में जो भी अग्रणी उत्पादक राज्य हैं उनके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सोना। सोना, ये वो सोना नहीं जो आप समझ रहे हो। खूबसूरत लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया के किसी कोने में कोई के लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। तो ये सोना अगर याद रखोगे तो फायदे में रहो। सोना में प्रथम स्थान कौन है? चांदी में कौन है? सोना में है कर्नाटक, चांदी में है राजस्थान, और जिप्सम में भी कौन है? राजस्थान। सोना, चांदी, जिप्सम। लोहा में कौन है? लोहा में है उड़ीसा। लोहा में कौन है? उड़ीसा। और हीरा में कौन है? हीरा में है मध्य प्रदेश। और उड़ीसा बॉक्साइट में भी है। तो लोहा में उड़ीसा और बॉक्साइट में भी क्या है? उड़ीसा ही है। तो आपको क्या याद रखना है? सोना में पहली रैंक कर्नाटक की है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जो अंदर राज्य है। चांदी में राजस्थान की, जिप्सम में राजस्थान की, हीरा में मध्य प्रदेश की, बॉक्साइट और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में बॉक्साइट और लोहा पाया जाता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बोला था ये क्वेश्चन आएगा, कल ही डिस्कस किया था मैंने। अब एक बार और देख लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, समझ लीजिए। प्रथम गवर्नर जनरल इसने पूछा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, देखिए पहले क्या था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ये पोस्ट हटा दी तो इसने ये पूछ लिया। अब क्या पूछेगा? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय कौन थे? और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? अगर आपको ये आता है तो जरा आप मन में सोचो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है इसे आंसर देने में? अगर हो रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखना, ये डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगर यही पूछ लिया उसने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर प्रथम वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये बताओ आप। देखो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और ये राजगोपालाचार्य भारतीय गवर्नर जनरल। उड़ीसा का नृत्य कलिंग, ये हम पढ़कर आ रहे हैं, कलिंग महोत्सव उड़ीसा, इसने फिर पूछ लिया। तो नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नृत्य हमें याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को पामलू के नाम से कहां जाना जाता है? कृषि को पामलू के नाम से कहां जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मणिपुर में। अब अगली शिफ्ट में आपका क्या क्वेश्चन आएगा वो देखो, झूम खेती, कृषि को झूम खेती के नाम से कहां जाना जाता है या झूम खेती कहां पर होती है? तो ये होती है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा, जो पूर्वोत्तर राज्य है ना वहां पर यह खेती होती है। और ऑप्शन में नागालैंड जरूर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो देखिए, पामलू के नाम से मणिपुर में, झूम खेती के नाम से मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में, और दीपा के नाम से, कृषि को दीपा के नाम से कहां जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसे क्या नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है। और दहिया, दहिया के नाम से जाना जाता है कृषि को मध्य प्रदेश में। और कुंवारी, कुंवारी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में, कुंवारी के नाम से पश्चिम बंगाल में। तो कृषि को भी कुंवारी के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से नेक्स्ट क्वेश्चन था जो भी था हम वो डिस्कस कर लेते हैं। शेरशाह सूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में देखा जा रहा है कि एक ना एक क्वेश्चन मुगल बादशाह इनसे आ ही रहे हैं। तो शेरशाह सूरी के बारे में हम नेक्स्ट शिफ्ट में देखिए जरा, शेरशाह सूरी के बारे में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले, बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। बचपन का नाम ना शेरशाह सूरी था ना शेर खां था, तो बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। इनके पिताजी कहाँ के? जौनपुर के जमींदार थे। अब देखिए, शेर खां नाम क्यों पड़ा? शेर खां नाम तो बिहार के शासक, बिहार के शासक बहार खां लोधानी, शासक बहार खां लोहानी ने इन्हें क्या नाम दिया? बहार खां लोहानी ने इन्हें शेर खां का नाम दिया। इनके बारे में ऐसे बताया जाता है कि बहार खां लोहानी जो है ना शिकार के लिए गए थे, साथ में शेरशाह मतलब जो भी फरीद खां हैं वो गए थे। तो शेर आया तो शेर के इन्होंने तलवार से 2 टुकड़े कर दिए, तो इनका नाम क्या हो गया? शेर खां हो गया। लेकिन अभी भी इनका नाम शेरशाह नहीं हुआ, याद रखना। बचपन का नाम फरीद खां, बिहार के शासक ने दे दिया शेर खां। और देखिए जरा अब इनके द्वारा लड़ेगा युद्ध। 1539 में एक युद्ध लड़ा गया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक 1540 में जो कि अति इंपोर्टेंट है। 1539 में लड़ा गया चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किस किस के बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। 1540 में भी हुमायूं और शेरशाह के बीच। 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ तो हुमायूं ने, मुगल बादशाह हुमायूं को शेरशाह ने हरा दिया था। तो इसलिए अभी भी इनका नाम लेकिन शेरशाह नहीं था, शेर खां ने हरा दिया था। और जैसे ही शेर खां जीता हुमायूं को हरा कर, तो इन्होंने उपाधि धारण कर ली, शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। फिर अभी लेकिन क्या हुआ, ये जीत गए तो हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए एक कर्मनाशा नदी थी उसमें डुबकी लगा दी, और इसको एक निजाम नामक भिश्ती ने जान बचा ली। जैसे इनके बीच युद्ध चल रहा था तो हुमायूं ने सोचा कि यार शेरशाह तो भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने कर्मनाशा नदी में डुबकी लगा दी, तो उसको एक निजाम नामक भिश्ती ने उनकी जान बचा ली। और उस निजाम नामक भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था, गद्दी पर बिठाया था। तो यहाँ तो ये जान बचा कर भाग गए, कौन? 1539 में हुमायूं। 1540 में वो कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध। ये शेरशाह सूरी समझ गए थे कि ये भाग गए थे, अब नहीं भागने दूंगा। युद्ध हुआ तो 1540 में कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध हुआ, और ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली इनके कब्जे में आ गई। किसके? शेरशाह के कब्जे में आ गई। तो 1539 चौसा, 1540 कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध आपको याद रखना है, अति अति इंपॉर्टेंट है। रुपया नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो ये भी आपके शेरशाह जी ने ही चलवाया था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। तो कुछ मकबरे याद रखिए, शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार। अकबर का सिकंदराबाद, अकबर का सिकंदराबाद। हुमायूं का दिल्ली, बाबर का काबुल, और शाहजहाँ का आगरा। हुमायूं, बाबर, और इनका अगर क्रम पूछ लिया जाए, मुगल बादशाहों का पूछ रहे हैं वो, तो याद रखना BHAJSA। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर में है।
सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? यह है हैदराबाद में। रॉ की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए, वहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, यहाँ पर भारतीय संगठन से पूछ लिया। तो इसकी स्थापना 1968 में। अब क्या पूछेंगे वो देख लेते हैं। इसरो, DRDO, इसरो पूछेंगे, DRDO पूछेंगे, सेबी, BSE, इसरो, DRDO, CB, BCCI, और क्या इंपॉर्टेंट है? इसरो, DRDO, सेबी, BS और RBI। देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में, ये आप सबको पता होना चाहिए। DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना हुई 1958 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेबी की 1992 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, 1875 में हुई इसकी स्थापना। BCCI की स्थापना 1928 में हुई। और RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना हुई 1935 में। अगर पूछ ले किस एक्ट के तहत RBI की स्थापना हुई, तो 1934 एक्ट के तहत 1935 में RBI की स्थापना हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। ये आपको याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां और धाराएं? 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां। ये 10 अनुसूचियां, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई नगर पालिका और पंचायत की थी। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? 6 अक्टूबर 1969 को। RH किसका रासायनिक प्रतीक है? रोडियम का। RH किसका रासायनिक प्रतीक है? रोडियम का। ये आपको याद रखना है। और कुछ सिंबल जैसे कि SI किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। AL एल्यूमिनियम का होता है। AU औरम, ये सोना का होता है। AG ये सिल्वर का होता है। और भी सारे प्रतीक जो कि आपको याद रखना है। निम्न में से किसका घनत्व अधिकतम है? तो ये पेट्रोल का घनत्व अधिकतम है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल। वायुमंडल से तो लगातार क्वेश्चन हर शिफ्ट में बने ही जा रहे हैं, परतों से बने ही जा रहे हैं, तो हम भी डिस्कस करने वाले हैं। हम कहां छोड़ने वाले हैं? 5 परत होती हैं, 5 परत। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। 5 परत होती हैं। पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं वायुमंडल। इन्होंने पूछा है सबसे ऊपरी परत वायुमंडल, सबसे नीची परत क्षोभ मंडल, दूसरे पर दमर की समताप और तीसरे की मध्य मंडल। देखिए, अब ये पूछेगा मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर होती हैं, तो क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है देख लो। मौसम संबंधी सारी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में ही देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि बिजली चमकना, बादल गरजना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल का एक क्वेश्चन बहुत बार बना है, क्या? देख लीजिए। ओजोन कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन का फॉर्मूला क्या रहता है? O3। अणुभार क्या रहता है? 48। ओजोन की खोज किसने की थी? चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुशान ने। ये क्वेश्चन वो हैं दोस्तों जो सीधे छपे मिलेंगे, सीधे बिल्कुल शिफ्ट में। और अगर मेरा एफर्ट पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। समताप मंडल में ओजोन, अणुभार 48, चार्ल्स फेब्री, हेनरी बुशान ने खोज। ओजोन को किस में मापते हैं? तो ओजोन को मापते हैं डॉप्सन में। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। दिवस से क्वेश्चन 16 सितंबर आएगा ही आएगा। ओजोन दिवस मनाया जाता है। मध्य मंडल का काम है उल्का पिंड को खत्म करना। और आयन मंडल में क्या रहते हैं? आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। जो हम रेडियो सुनते थे ना, तो ये आयन मंडल का ही खेल है जो हम टीवी और रेडियो सुन पा रहे हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता रहती है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? रीढ़ की हड्डी। और प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? मार्शल हॉल ने की थी। मार्शल हॉल। ग्लूकोमा आमतौर पर किसके कारण होता है? आंख के आंतरिक तरल पदार्थ के दबाव में बदलाव के कारण। आंख से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आंख को भी हम कहां छोड़ने वाले हैं? देखिए, आंख की 3 परत, पहली,
दूसरी, तीसरी, 3 परत। पहली परत का नाम क्या है? स्क्लेरा, दूसरी है कोरॉइड, तीसरी है रेटिना। स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। सबसे आगे रहती है कॉर्निया और ये पारदर्शी रहती है, यहां से प्रकाश चला जाता है तभी तो हम देख पाएंगे। क्वेश्चन आए, आंख से क्वेश्चन सुन लो। नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया। अगर व्यक्ति की कॉर्निया खराब है तभी नेत्रदान हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो नेत्रदान में कॉर्निया। इसके बाद जो ब्लू आइज, जो देखकर बोलते हैं ना ब्लू आइज, तो ये ब्लू आइज किसकी देन है? ये ब्लू आइज है आइरिस की। इसमें उसका कुछ योगदान नहीं है कि उसकी नीली आंखें हैं। नीली आंखें हैं आइरिस के कारण, उसके आइरिस का रंग नीला है। जो नेत्र में प्रकाश जाता है इसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना पर किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा कैसा रहता है? वास्तविक। तो वास्तविक तथा उल्टा। और रेटिना किस तरीके का बिहेव करता है? उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। ये वो क्वेश्चन है जो कि कई एग्जामों में आए और यही क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो रेटिना किस तरीके का उपयोग, किस तरीके का लेंस है? उत्तल लेंस। रेटिना उत्तल लेंस, प्रतिबिंब वास्तविकता उल्टा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ग्लूकोमा ट्रिकोमा ये किसकी बीमारी है? ये आंख की बीमारी है। वाट का एसआई मात्रक क्या होता है? ये पिछली वीडियो में मैंने 25 मई की वीडियो में डिस्कस करवाया था। चिल्ला के बोला था कि ये शक्ति का भैया याद करके जाना, छपने वाला है, और वही आ गया। अब याद रखना, विद्युत धारा का याद रखना एम्पियर, विद्युत आवेश का याद रखना कूलोम, विद्युत आवेश का कूलोम, श्यानता का याद रखना पॉइस, श्यानता का याद रखना है पॉइस, विभवांतर का याद रखना है वोल्ट, ऊर्जा का याद रखना है जूल, ऊर्जा का याद रखना है जूल। ये इतने तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि अब इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। शक्ति का क्या होता है? वाट। हॉर्स पावर, ये भी क्या होता है? शक्ति का ही होता है। शौचालय में उत्पन्न होने वाला जल कौन सा है? तो काले भूरे रंग का होता है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। और जो हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे कुछ दिवस, वो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व वन दिवस 21 तारीख को मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हम देख रहे हैं 28 मई शिफ्ट 3 का एनालिसिस। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन। बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का है। बिहू है असम का। और ये हमारी 25 मई की एनालिसिस जो मैंने करवाए थे उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे, उसी में से ये क्वेश्चन फंसा है। असम के और देख लीजिए, असम के बिहू, बिछुआ, बागुरुम्बा, ये स्टार बना रहा हूं, ये आपकी शिफ्ट में जरूर आएगा। बागुरुम्बा, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये असम के हैं। ये कहाँ के नृत्य हैं? असम के नृत्य हैं। तो ये असम के नृत्य आपको याद रखना है। बिहू इंपॉर्टेंट है और बागुरुम्बा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी भी मैंने बता दिए हैं इससे पहले जो शिफ्ट का एनालिसिस कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है? देखिए, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, तो प्लीज ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाना। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि मैं जैसी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आए। मैं सारे इंडिविजुअल चैप्टर, यूनेस्को हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी का भी हो, सिंगल टॉपिक जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है उसकी मैं आपको सेपरेट वीडियो देने वाला हूं। 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे मान्यता दी है? तो किसे मान्यता दी है? 1987 में एलिफेंटा को। अब जितने भी बन सकते हैं हम सब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1983 में चलते हैं। 1983 में 4 याद रखना, इनमें से 2 तो पूछ लिए गए हैं, अब 2 और पूछे जाएंगे।
आगरा का किला, ये आगरा में, आगरा का किला। ताजमहल 1983 में इन्हें मान्यता दी गई है। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, एलोरा की 1983, 84, 85। अब हम चलते हैं 1985 में। तो 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में, और मानस राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को मान्यता दी गई। अब हम चलते हैं 1986 पे। 86 में याद रखना है फिर से फतेहपुर सीकरी, ये वीडियो को आप बार बार देखना, फतेहपुर सीकरी बार बार देखना ताकि रिवीजन हो। फतेहपुर सीकरी, हम्पी जो कि कर्नाटक में है, खजुराहो मंदिर जो कि एमपी में है, खजुराहो, इनको 1986 में मान्यता की गई। 1987 में एलिफेंटा, ये याद रखना, ये जरूर आएगा। एलिफेंटा, सॉरी ये तो इसमें ही आ गया एलिफेंटा। एलिफेंटा के 1987 में एलिफेंटा है, और 1989 में याद रखना है आपको सांची। 1989 में याद रखना है आपको सांची का स्तूप, सांची का स्तूप 1989। अब चलते हैं हम 1993। ये फंसने वाले क्वेश्चन है। तो 1993 में कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। 1993 के बाद अब हम चलते हैं 2003 में। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में शामिल किया गया। अब 2017 में पहली बार किसी शहर को शामिल किया गया, उस शहर का नाम है अहमदाबाद। 2017 में अहमदाबाद, 2018 में विक्टोरिया मेमोरियल, और 2019 में विक्टोरिया जो कि मुंबई में है, और 2019 में जयपुर को शामिल किया गया यूनेस्को साइड में। इस स्लाइड में से आपका शिफ्ट में क्वेश्चन 100% बनने वाला है। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गरबा है गुजरात का। और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। 25 मई 26 मई की जो वीडियो है उसका एनालिसिस कराया था, वो भी देख कर जाना, वो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा वो वाली वीडियो। 25 मई 26 मई सारी शिफ्टों का एनालिसिस वो भी देख के जाने, क्योंकि उसमें से ये रिपीट हो रहे हैं। और गरबा किस राज्य का नृत्य है? तो ये है गुजरात का। तो गरबा डांडिया ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। गरबा डांडिया। अरुणाचल प्रदेश का याद रखना है अपने। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? मुकोटा। केरल का कथकली। वही रिपीट हो रहे हैं, जो पढ़ाया है उसी में से आ रहे हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, ओट्टम तुलाल ये केरल के हैं। और यूपी के कौन से हैं? नौटंकी है, रासलीला है यूपी की, और कथक नृत्य है, सत्रिया है असम का, छऊ है बिहार, पश्चिम बंगाल, और उड़ीसा का काठी पश्चिम बंगाल का है। तो ये नृत्य आपको याद रखना है। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक ये आ गया, मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, अभी डिस्कस किया था। देखिए मैंने बोला था कि इस जो मैं यहाँ स्लाइड पर लिख रहा हूँ उसमें से आएगा। मैंने अभी क्या बोला था? 2017 में पहली बार किसी शहर अहमदाबाद को शामिल किया गया था यूनेस्को में, यूनेस्को वाला। 2018 में विक्टोरिया मुंबई की, तो ये देख लीजिए विक्टोरिया गोथिक आर्ट और असेंबल, ये 2018, और 2019 में जयपुर को। कैंसर थेरेपी की खोज किसने की थी? एलिसन और ताशुको हुंजो ने की थी। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून टाडा कौन सी घटना के बाद लागू हुआ? तो ये पंजाब विद्रोह के बाद हुआ था। कौन से राज्य में कोई यूनेस्को साइट नहीं है? तो यहाँ नहीं है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में कोई यूनेस्को साइट नहीं है। बाकी यूनेस्को साइट पर एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। गैस्ट्रिक का पीएच मान कितना होता है? जरा आप देखिए मेरी अभी की वीडियो में, देखिए 27 मई की में मैंने पीएच मान में चिल्ला के बोला था कि पीएच मान से क्वेश्चन आएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूं पीएच मान से क्वेश्चन आएगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान पावर और हाइड्रोजन। इसे पीएच मान को किस में मापते हैं? पीएच स्केल में मापते हैं। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। और पीएच स्केल पर अंक कहां से कहां तक रहते हैं? 0 से 14 तक इसकी रेंज रहती है।
0 से 14 तक इसकी रेंज रहती है, बीच में 7 रहता है, 7 पर उदासीन रहता है, जैसे कि NaCl क्या है, एक लवण है और ये उदासीन है। 7 से जितना नीचे जाएंगे वो अम्ल होता जाएगा, ऊपर जाएंगे क्षार होता जाएगा। आप याद रखना दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध पियोगे तो छक्का चौका मारोगे तो 6.4। समुद्र होता है 84 कोस, तो समुद्र का पीएच मान 8.5 होता है। शराब जो कि है खराब, इसका पीएच मान होता है 2.8 और नींबू शराब का होता है 2.8। नशा अगर किसी को हो जाए तो 2.8 शराब का हो गया, नींबू पिला दो तो 2.4 नींबू का हो गया 2.4। चाय का होता है 5.5 और कॉफ़ी का होता है 5। वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 से 6 के बीच में, और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से नीचे आ जाए तो वह अम्ल वर्षा बन जाती है। NaCl का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस फसल के उत्पादन में शीर्ष नहीं है, तो चावल। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चना होता है, सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में है और अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इंदौर में है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिनियम से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप लिख के ले लो, आना है। लगभग तय है कि अधिनियम से अब क्वेश्चन बनने वाला ही है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में तो अधिनियम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, 2013। अब देखिए, जैव विविधता अधिनियम कब आया, जैव विविधता अधिनियम कब आया, जैव विविधता अधिनियम। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस वीडियो में ही सारे टॉपिक, जैसे कि अगर 40 क्वेश्चन कर रहे हो तो 40 टॉपिक आप यहीं से पढ़ के जा रहे हो, ये पूरा टॉपिक का गो थ्रू करके जा रहे हो। जैविक विविधता अधिनियम 2002 में आया, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, 1986 में। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये आया आपका 2002 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया आपका, 2002 में। तो 2002 में दो आ गए, जैव विविधता और दहेज प्रतिषेध। जल प्रदूषण नियंत्रण 1974 में, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी शिफ्ट में सीधा छपने वाला है, जल प्रदूषण वाला। और वन संरक्षण 1980, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980। और एक और वन्य जीव, ये तो वन संरक्षण हो गया, वन्य जीव ये कब आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और इसी के एक साल बाद क्या लाया गया था, +1 टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में, रिवाइज। वन संरक्षण 1980, जल प्रदूषण 1974, जैव विविधता के साथ दहेज प्रतिषेध 2002 में आया। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1976, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बोर्ड पर लिखा है। और टाइगर प्रोजेक्ट आया 1973 में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्र क्लाउडेड कहां पर है, त्रिपुरा में, क्लाउडेड है त्रिपुरा में। देखिए राजस्थान में कौन कौन से हैं, राजस्थान में रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, राजस्थान में। असम में मानस, नामेरी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, न्योरा वैली, बुक्सा याद रखना, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम, किश्तवाड़ और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार, कान्हा किसली। बांधवगढ़ कहाँ पर है, उमरिया में है। और वन विहार, कान्हा किसली और भी बहुत सारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। तो आपको कम से कम इतने राष्ट्रीय उद्यान याद होना चाहिए। एक और याद रखना, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक? ये हम अभी पढ़ के आए हैं, पिछली ही स्लाइड, पिछली ही शिफ्ट के एनालिसिस में मैंने क्या बताया था, आपको याद हो, मैंने एक पॉइंट बोला था, जैसे ही मैंने सोना लिखा था तो मैंने क्या बोला था वहां पर कि ये वो वाला सोना मत समझना, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया के किसी कोने में कोई गधा मेरे लिए इंजीनियर या डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। तो मैंने यहाँ से बोला था ये क्वेश्चन याद रखना है भारत के संदर्भ में इन राज्यों को कि सोना में है कर्नाटक, क्योंकि सोना करती है क्या? नाटक। और चांदी में कौन है? चांदी में है राजस्थान, चांदी में है राजस्थान। और जिप्सम में भी कौन है? पहले नंबर पर बोल रहा हूं मैं, राजस्थान, चांदी में भी और जिप्सम में भी। बॉक्साइट ये हमने पढ़ लिया है, बॉक्साइट। और लोहा में कौन है? ये है उड़ीसा। और हीरा में प्रथम स्थान पर क्या है? तो ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बल का एसआई मात्रक, ये चीख चीख कर बोला था 26 मई शिफ्ट सेकंड देखना आप कि बल का एसआई मात्रक पूछा ही पूछा जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो बल का एसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। और नेक्स्ट चुंबकीय फ्लक्स का याद रखना अब आपको, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत आवेश का होता है कूलोम, श्यानता का होता है पॉइस। ये आपको कुछ मात्रक हैं जो कि याद रखना है। विभवांतर का होता है वोल्ट और प्रतिरोध का होता है ओम। कैंसर थेरेपी किस में आती है? चिकित्सा में। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला बता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? F बराबर 1/P, F बराबर 1/P। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, P उस तरफ ले जाओ और 1/F इस तरफ ले जाओ। तो ये फोकस दूरी और इसके व्युत्क्रम मतलब 1/, में इसको क्या कह दिया? पावर, पावर। और इसको किस में मापते हैं? इसको मापते हैं डायोप्टर में, डायोप्टर में। ये याद रखना है, किस में मापते हैं? डायोप्टर में। चांदी का संचारण, जब चांदी हवा में सल्फर युक्त गैसों के संपर्क में आती है तो ये कैसी पड़ जाती है? ये काली पड़ जाती है। चांदी कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। चांदी का सिंबल, चांदी का सिंबल Ag, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। अच्छा एक क्वेश्चन और, रॉकेट संरक्षण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और संवेग का फॉर्मूला और इस पर से न्यूमेरिकल भी बनेंगे और मैं न्यूमेरिकल की पूरी वीडियो कंप्लीट लेने वाला हूं। जिंदगी में कभी फिजिक्स केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल परेशानी नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। अच्छा आपको यह पता है विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं? चलिए संवेग का हम विमीय सूत्र देखते हैं। m, P बराबर m l t, मास, लेंथ और टाइम के लिए हम ये बोलते हैं। तो मास P बराबर m, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम। तो किलोग्राम मतलब मास। तो m। v क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन मतलब दूरी बटे समय। और दूरी को किस में मापते हैं हम? लेंथ में। और समय को t में, L/T, t ऊपर जाएगा L t-1, तो वेग का होगा L t-1, यहाँ चिपका दिया L t-1। ये हो गया वेग का और ये हो गया द्रव्यमान का। तो इसका क्या बन गया? mL t-1। ये क्या हो गया? संवेग का विमीय सूत्र। ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ये किसका नाम है? ORS। ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। अब कुछ और नाम देख लीजिए आप जो फुल फॉर्म आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे। HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, DNA का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और DNA का क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और सिम का क्या होता है? सिम का, आप जो मोबाइल में सिम चलाते हो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये सिम का होता है। ATM से पैसे निकाले होंगे उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक
टेलर मशीन, ये एटीएम का होता है। आरबीसी का क्या होता है? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल, ये डब्ल्यूबीसी का होता है। और एमएमआर का टीका लगाया जाता है। तो एमएमआर में वो पूछ लेगा आर का मतलब क्या है, तो देखिए एमएमआर मीजल्स मम्स रूबेला, एमएमआर में पूछ लेगा वो आर का मतलब क्या है, तो मीजल मम्स, और आपको समझ में आ गया होगा। अर्गोट रोग किस कारण होता है, तो ये होता है फंगस के कारण। और फंगस के कारण मनुष्य में कौन से रोग होते हैं, तो मनुष्य में होते हैं गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट। ये कैसा दामाद है? ये है गंजा दामान, जो कि क्या खाता है? फ्रूट खाता है। तो गंजा दामान, खाए फ्रूट। गा से गंजापन, गंजापन। दमा से दमा, दा से दाद, खा से खुजली, दाद खाज खुजली। और ए से एक्जिमा, और फ्रूट से एथलीट फुट, जो कि पैरों में पानी लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबियासिस रोग का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन से अंग का, कौन से रोग का प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो जरा देख लीजिए, हम 8 से 10 डिस्कस कर लेते हैं ताकि हेड की खत्म, अगली शिफ्ट में 1 नंबर पक्का ही हो जाए। तो देखिए रेबीज और टिटनेस, इससे क्या प्रभावित होता है? इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज और टिटनेस से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, हैजा नहीं टाइफाइड पूछा गया था। ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, और मैंने वहां भी बताया था उससे पहले जब शिफ्ट एनालिसिस करवाया था कि ये क्वेश्चन आएगा। तो ये करता है आंत को, ये करता है आंत को। और मलेरिया, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हमारी जो आरबीसी रहती है, आरबीसी और शरीर में जो तिल्ली रहती है उसको प्रभावित क्या करता है? मलेरिया। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हर्पीज हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा ये हमारी आंखों को प्रभावित करता है। और टीबी और निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं 27 मई हो गया, 28 मई हो गया, 29 मई की सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस अभी बिल्कुल वीडियो डाल दूंगा इसी के साथ। थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूं 2 मिनट का। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं अभी 29 मई सेकंड शिफ्ट, 29 मई थर्ड शिफ्ट, और जब तक भी आपके पेपर चल रहे हैं तब तक मैं इंडिविजुअल टॉपिक, जैसे अभी मैं यूनेस्को पर लेने वाला हूं, ऑर्गेनाइजेशन पर लाने वाला हूं, हिंदी की लेने वाला हूं, पूरी एक मास्टर क्लास, पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूं, और साथ में जीके के जो टॉपिक बन रहे हैं, मिस स्पेलिंग, 1 वर्ड इंग्लिश की, ये सब लाने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।